गुड मॉर्निंग बच्चों। सीआर इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम 9वीं कक्षा का आपका रीडर सेक्शन से दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है लहासा की और। इसके जो लेखक हैं वो हैं राहुल संस्कृत्यायन और इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जब एक बार तिब्बत गया तो वहां पर मैंने देखा कि वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, वहां की सत्ता शासन कैसा है, उसके बारे में ये आपको बताएंगे। तो आपने भी बहुत सारी यात्राएं की होंगी, तो इसी पाठ में आपको तिब्बत की यात्रा के बारे में पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे। तो कहते पहले तिब्बत जाने के लिए भारतीयों को परमिशन नहीं थी, तो इसलिए लेखक कह रहा है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ गया जिसका नाम था सुमति और मैं दोनों ही तिब्बत की यात्रा के लिए निकले। और तिब्बत जाने के लिए उस समय एक ही रास्ता था और वो रास्ता था नेपाल से होकर जाता था। कहते तिब्बत में जाने की परमिशन थी नहीं भारतवासियों को, इसलिए हमें नेपाल के रास्ते से भिखमंगे के रूप में जाना पड़ा। भिखमंगे का मतलब होता है भिखारी के रूप में। कहते भिखारी का वेश बनाकर हमें वहां पर यात्रा करनी पड़ी और किस किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहां का वातावरण, वहां का खान पान, वहां का समाज और वहां के जो कल्चर है उससे परिचित कराते हुए वो आपको पूरा तिब्बत का एक क्राइटेरिया आपके सामने रखेंगे कि तिब्बत में जब हम घूमने गए तो वहां पर हमने कैसा कैसा महसूस किया। तो अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपकी क्षितिज है उसमें दूसरा पाठ है लहासा की ओर, उसे खोल लीजिए और उसके साथ साथ हम रीडिंग करते चलेंगे और साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अपनी किताब खोलिए, आप किताब से पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, ये आपका पाठ आ गया लहासा की और। पाठ है सेकंड रीडर सेक्शन से। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लेखक हैं ये तिब्बत यात्रा पर गए थे और इन्होंने यात्रा जो है 1929 और 30 के आसपास की थी। और वहां पर पहले जब तिब्बत जाते थे लोग तो उस समय भारतवासियों को जाने की अनुमति नहीं थी। तो लेखक भिखारी के वेश में जाते हैं और वहां पर बहुत सारे दुर्गम रास्ते हैं जिनके बारे में वो बताते हैं हम कैसे कैसे लहासा की ओर गए थे। ठीक है, तो पढ़िए। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन सा? लहासा की ओर। ठीक है, जब आप तिब्बत जाएंगे तो आप नेपाल से होकर जाएंगे। ठीक है, जब आपको तिब्बत जाना है तो आप नेपाल से होकर जाएंगे और लहासा की ओर से जाते हैं। और फेरी कलिंगपोंड का रास्ता जब नहीं खुला था, यानी कि तिब्बत जाने के लिए पहले लोग नेपाल से ही जाते थे। फेरी कलिंगपोंड जो रास्ता है वो पहले नहीं था, अब ये रास्ता बन चुका है। यानी तिब्बत आप अगर जाओगे तो आप फेरी कलिंगपोंड रास्ते से अब भी जा सकते हो। बात आ गई समझ में? यानी अब तिब्बत जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। कौन सा? या तो आप नेपाल से होकर जाइए या फिर आप फरी कलिंगपोंड के रास्ते से जाइए। ठीक है, तो कहते ये रास्ता पहले था नहीं। कौन से वाला? फरी कलिंगपोंड रास्ता पहले नहीं था। पहले लोग तिब्बत जाते थे तो नेपाल से ही एक रास्ता था, एक ही ऑप्शन था उसके बाद, तो वहां से ही जाते थे। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यानी कि नेपाल की ही वस्तुएं तिब्बत नहीं पहुंचती थी उस समय। कहते ये जो रास्ता था कौन सा? नेपाल से होकर तिब्बत जाने वाला। इस रास्ते से हिंदुस्तान की जितनी भी चीजें जाती थी, सप्लाई होती थी, सामान की हो चाहे वो किसी भी चीज की हो, वो इसी रास्ते से होकर जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैन्य रास्ता भी था। व्यापारिक का मतलब इस रास्ते से व्यापार ही नहीं होता था, बल्कि लेना देना, कोई स्टॉक जा रहा है सामान का, ऐसा ही रास्ता नहीं था। ये एक सैनिक रास्ता भी था। सैनिक रास्ता का मतलब यदि सेना भेजनी होती तो सेना भी इसी रास्ते से जाया करती थी। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि फौज को रुकने के लिए कुछ चौकियां बनी होती हैं, घर बने होते हैं या किले बना दिए जाते थे जिसमें पूरी की पूरी फौज जो है वहां पर अपना क्या है रात गुजार सके और वहां पर रह सके। यानी मान लो रास्ते में चलते वक्त रात हो जाए तो इतनी बड़ी फौज को कहाँ रोकेंगे, तो वहां पर चौकियां बनी हुई थी और किले बने हुए थे बीच बीच में, कहीं कहीं किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। कहते कभी कभी चीनी सेना भी उधर जाती थी तो उसमें किले जो बने हुए थे उनमें चीनी सेना भी ठहर जाती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। कहते अगर आप आज जाकर देखोगे तो आपको वहां पर
वैसे जो किले और चौकियां हैं बिल्कुल आपको सही व्यवस्थित रूप में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो गिर चुके हैं, अर्थात थोड़े से खंडर हो चुके हैं। दुर्ग में किसी भाग में, यानी जो दुर्ग बने हुए हैं, गुफाएं जो मतलब बड़े बड़े किले बने हुए हैं, उनके किसी भाग में, किसी भाग का मतलब किसी एक इलाके में, किसी एक एरिया में, जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां पर उन लोगों ने क्या कर लिया, किसान लोग रहने लग गए। अब इसका उदाहरण कैसे जाने हम कि ये पुराने हैं क्या हैं? देखो, आपके आसपास देखिए, आप नजर दौड़ाइए, आपके गांव में हवेलियां हैं, ठीक है, जो बहुत पहले कभी किसी सेठ ने बनाई होंगी या बनियों की बनी हुई होंगी। तो उनमें आप देख रहे हैं कि वो लोग रहते नहीं है। जब वो लोग रहते नहीं है तो वो हवेलियां कैसी हो गई हैं बेटा? खंडर हो गई हैं। तो ऐसी ही हवेलियों में कौन रहने लग जाते हैं? जैसे आपने देखा होगा, ये भेड़ बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, जो लुहार जाति के जो लोग होते हैं, ये अपना छोटा मोटा काम धंधा लेने वाले, या कई बार आपने देखा होगा लेबर वगैरह भी रुक जाती है। तो इस तरह से ही उन चौकियों और किलों को भी वहां के किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया है, अर्थात वो लोग वहां पर रहते हैं। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद का मतलब बसावट। कहते हैं आज वहां पर कुछ घर ऐसे हैं जिनमें थोड़ी बहुत बसावट है, अर्थात व्यक्ति वहां पर हैं। पहले मतलब इतना बसा हुआ गांव नहीं था या बसा हुआ दुर्ग नहीं था वहां पर। अब आपको काफी संख्या में वहां पर लोग बाग मिल जाएंगे। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। कहते ऐसा ही मान लो कि इस तरह का एक छोड़ा हुआ सा ना एक किला था। परित्यक्त का मतलब जिसको किसी ने रहना सहना नहीं कर रखा उसमें और उसे छोड़ रखा है, खाली सुनसान छोड़ रखा है, ऐसा किला। कहते हैं वहां पर एक ऐसा ही परित्यक्त चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। अब आप सोचोगे मैडम खाली था तो फिर उसमें चाय कहाँ से आ गई? ठीक है, चाय की दुकान कहाँ से आ गई? मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि माना कि वो किले खाली हैं या वो हवेलियां खाली हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग जो रहने लग गए हैं उनमें उन्होंने छोटी मोटी दुकान ही उन किलों में खोल ली है। जैसे आपने कभी जयपुर गए होंगे तो जयपुर में आप देखिएगा बड़ी बड़ी हवेलियां हैं जो खाली हो चुकी थी। उन लोगों ने उन्हें रेंट पर ले लिया है और रेंट पे लेने के बाद उनकी रिपेयरिंग करा के बहुत अच्छी शॉप वगैरह बना के उसको एक मॉल का रूप दे दिया। यानी कि हवेली के अंदर जब आप घुसेंगे तो लगेगा हवेली है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा व्यापार जो है बाजार आपको मिल जाएगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने क्या है अपनी छोटी छोटी दुकानें उन किलों के अंदर खोल ली हैं। कहते हैं हम वहां पर चाय पीने ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो तिब्बत की यात्रा करते हैं लोग उनको बहुत सी तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं, यानी बहुत सारी मुश्किलें भी हैं वहां पर। जो यात्री जो जाते हैं, ट्रैवल जो करते हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयां भी उठानी पड़ती हैं। कुछ कहते हैं आराम की बातें भी हैं। अब क्या क्या आराम की बातें हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं, वो हम इस पाठ में आगे आगे पढ़ रहे हैं। कहते हैं वहां पर जाति पाति और छुआछूत का सवाल ही नहीं है। यानी वहां के लोग जाति पाति को नहीं मानते। ठीक है, ऊंचा है नीची जाति का है, हिंदू है मुस्लिम है, कोई जाति पाति का अंतर नहीं है। दूसरा, छुआछूत का सवाल ही नहीं है। यानी कि उस जमाने में 1930 की बात कर रहा है बेटा वो, तो 1930 में छुआछूत भी नहीं था। छुआछूत का मतलब होता है जैसे छूने से। आपने देखा होगा आज भी हम निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको हम अपने घरों में पानी पीने नहीं बैठाते, ठीक है, या पानी पी भी लिया तो अलग बर्तन में देते हैं, तो ये होती है छुआछूत। तो कहते उस समय छुआछूत का सवाल ही नहीं था। और ना औरतें पर्दा करती थी, यानी कि औरतें भी पर्दा नहीं करती। देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसा समाज जहाँ पर जाति पाति नहीं है, जहाँ पर छुआछूत का नहीं है, जहाँ पर औरतें पर्दा नहीं करती। हमारे यहाँ पर आज भी पर्दा किया जाता है, तो है ना अच्छी बात। तो कहते ये अच्छी चीजें थी। फिर कहना और क्या था, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं घुसने देते। बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगे। एक तो होता है भिखारी, भीख मांगी और चल दिया, ठीक है। एक भिखारी ऐसा होता है कि बहुत ही झिक 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 करता रहेगा, ठीक है, और पैसे दोगे तो भी चोरी चकोटी के डर से भी ऐसा लगेगा शायद वो घर में चोरी ना कर ले। कहते ऐसे भिखमंगे को छोड़ के, यानी जो अच्छे भिखमंगे हैं जो भीख से काम चला लेते हैं, उनको छोड़ के बाकी जो भी भिखमंगे हैं उनको घर में लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते। वरना अगर अच्छे भिखमंगे हैं, भिखमंगे मतलब जिनको सिर्फ अपनी भूख मिटाने का काम है कि हाँ भाई खाना वाना मिल जाए, बस मांग लिया कि दे दो कुछ खाने का, खाना वाना मांग लिया और वो अपना संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ऐसे भिखमंगे को
नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। यदि आप ऐसे भिखमंगे के रूप में यात्रा कर रहे हैं तो आप घर के भीतर भी चले जाएंगे, कोई रोक टोक ही नहीं है, यानी इतना अच्छा माहौल है वहां पर। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, कहते चाहे आप जानते ना हो किसी को, लेकिन फिर भी अगर आप सभ्य भिखमंगे हैं तो आप घर के अंदर जा सकते हैं। जब आप घर के अंदर जाएंगे तब भी घर की बहू या सासू आपको अपनी झोली में से चाय तो दे ही देगी, यानी आपके अपने घर में से वो आपको चाय तो पिलाई देगी। वह आपके लिए उसे पका भी देगी। कहते मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया उसकी बनाई हुई, कहते वो आपके लिए पका देगी। सिर्फ आपको देना क्या है, आप मक्खन दे दीजिए, सोडा और नमक दे दीजिए, ठीक है। सोडे से चाय थोड़ी सी वो अच्छी बनती है और नमक से थोड़ा सा मीठा और चटपटा आ जाता है, ठीक है। मक्खन आपने देखा होगा मलाई वाली चाय, उसे कहते हैं मक्खन डालकर। कहते वो चाय चौंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय का रंग बना के, चौंडी का मतलब यहाँ पीछे दिया हुआ होगा, यानी कि एक ऐसा बर्तन जिसमें चाय घोटी जाती है, ठीक है, जैसे केटली टाइप से आप कह सकते हैं ना। कूटकर उसमें दूध वाली चाय का रंग बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में, ठीक है, जिसे खोटी कहते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ मिट्टी में टोंटीदार का बर्तन केटली से ही है, यानी केटली भी तो मिट्टी की भी तो हो सकती है। तो कहते हैं जैसे हम सिल्वर वगैरह की केटली रखते हैं, तो कहते हैं मिट्टी की टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। और यदि बैठक की जगह मान लो चूल्हे से दूर है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मेहमान जब आते हैं हम बैठक में बिठा देते हैं। कहते मान लो बैठक अलग है और चूल्हा बहुत दूर है और आपको ये डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा। देखो उसने बताया ना ऊपर आप नमक दे दो, सोडा दे दो, वो बना देगी चाय। कहते आपको लगता है कि वो सारा दूध या सारा मक्खन चाय में नहीं डालेगी, आपको इस चीज का वहम है कि वो खुद रख लेगी। तो कहते ऐसा नहीं, क्या है, आपकी चाय में नहीं पड़ेगा मान लो मक्खन, तो आप खुद जाकर क्या कर लो, चौंडी में चाय मत कर ला सकते हैं, यानी कि एक ऐसा बर्तन जिसमें चाय को मतलब उबाला जा सकता है। कहते आप खुद भी बना सकते हो। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। कहते जब चाय बिल्कुल पक जाए उसके बाद आप उसमें नमक और मक्खन डालकर तैयार करके दे दीजिएगा। तो इतना आपने पढ़ा। आगे हाँ जी आगे देखिए, तो कहते हैं आपको चाय मिल जाएगी। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, अब लेखक कह रहा है मैंने चाय पी ली, ठीक है, हमने चाय पी ली। और हम इसलिए कहा है, यहाँ पर एक जो लेखक हैं राहुल संस्कृतायन, उनके एक दोस्त भी साथ जा रहे हैं, तो वो दो हैं। तो कह रहे हैं हम परित्यक्त चीनी किले से, परित्यक्त का मतलब बताया था छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, जिसमें कोई रहता ना हो, ऐसे किले में से चाय पी के हम निकलने लगे। तो एक आदमी ने हमसे राहदारी मांगी। राहदारी का मतलब होता है बेटा जैसे आप कोई चाय वगैरह पीते हो तो आप किससे पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से उनसे भी चाय के बदले में रुकने के लिए जो भी आपकी सुविधाएं उसने की, तो राहदारी मांगने आया। कहते हमने वे दोनों चिटें उसे दे दी। कहते हमारे पास 2 चिटें थी, चिटे का मतलब पर्ची। कहते वो पर्ची हमने उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, यानी हमें जाना तो था थोड़ला, ठीक है, लेकिन थोड़ला तो पहुंच नहीं पाए, तो थोड़ला से पहले का जो आखिरी गांव था, यानी थोड़ला से लास्ट सेकंड मतलब, ठीक है, तो लास्ट सेकंड जो गांव था वहां पर हम पहुंच गए। कहते वहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब आप परिचित हुए हैं उस आदमी से जो लेखक के साथ यात्रा कर रहा है, उसका नाम क्या है, सुमति, यानी सुमति और लेखक दोनों यात्रा कर रहे हैं। कहते वहां पर सुमति के बहुत सारे जानकार थे, जान पहचान के। अब आप सोचोगे मैडम तिब्बत में उसकी जान पहचान कैसे, क्योंकि वो कई बार तिब्बत की यात्रा कर चुका था, कौन, सुमति, और वहां पर वो आता जाता रहता था, इसलिए कहते सुमति के जान पहचान के आदमी थे। और भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब उसने बताया ना कि तिब्बत में जाने के लिए आम आदमी को परमिशन नहीं है, इसलिए हमें भिखारी का वेश बनाकर जाना पड़ा। तो कह रहे हम भिखमंगे थे फिर भी वहां पर रहने की अच्छी जगह मिली। क्यों मिली, क्योंकि सुमति के जान पहचान के आदमी वहां पर थे, इसलिए उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई। कहते 5 साल के बाद हम उसी रास्ते से लौटे थे। कहते गए जब तो आराम से चले गए, रहने की जगह मिली। 5 साल के बाद कहते हम जब वापस लौटे तिब्बत को देखने के बाद या यात्रा करने के बाद वापस जब उसी रास्ते से आ रहे थे, तो भिखमंगे नहीं थे हम,
क्योंकि जब तो वेश बदल के गए थे, आते वक्त किस चीज का डर था, इसलिए अच्छे इंसान बनकर आए। तो कहते हैं हम भद्र वेश में थे, यानी भद्र यात्री के वेश में। भद्र यात्री मतलब एक साधा, मतलब ठीक सा जेंटलमैन आदमी यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह ही नहीं दी। यानी जब तो भिखारी के वेश में गए थे, तब तो अच्छी जगह मिल गई। क्यों? क्योंकि सुमति के जान पहचान वाले थे। आते वक्त कह रहा कि हम घोड़े पर सवार होकर आए, भिखारी भी नहीं थे, उसके बावजूद भी हमें रहने का स्थान नहीं मिला, और हम गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में वहां पर ठहरे। यानी गरीब झोंपड़ा बोला, एक टूटी फूटी झोंपड़ी हमें मिली, बस हमें उसी में ठहरना पड़ा। अब वो कहता है बहुत कुछ उस वक्त के लोगों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। कहते जिस समय हम पहुंचे ना रुकने के लिए, कहते उस समय लोगों की मनोवृत्ति पर भी ये निर्भर करता है। मनोवृत्ति का तो मन के ऊपर निर्भर ये करता है कि वो हमें रहने का स्थान देंगे या नहीं। क्यों? आपके घर में कोई आ जाए, ठीक है, वो आपसे पूछे कि मैं आपके घर में रुकना चाहता हूँ, कोई अनजान आदमी है, तो आप क्या सोचोगे? पहले उसका मन पढ़ोगे, कैसा आदमी है, दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, नेचर कैसा है। कहते ये निर्भर करता है कि मेरे ऊपर कि मैं आपको रहने दूं या ना रहने दूं, ठीक है। कहते खासकर शाम के वक्त, और मान लो खास शाम हो और ऐसे में कोई आ जाए, तो कहते खासकर शाम के वक्त वहां के जो लोग हैं ना, वो छड़ पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रहते हैं। छड़ का मतलब बेटा ये एक नशीला पदार्थ है। कहते वहां के लोग शाम के समय छड़ पी लेते हैं। छड़ का मतलब शराब पी लेते हैं, और शराब पीने के बाद उन्हें होश तो रहता नहीं है, ठीक है, तो होश आवाज में मतलब ठीक ठाक नहीं रहते, इसलिए वो लापरवाही से ऐसे उन्होंने रहने के लिए जगह नहीं दिया। वरना कहता है कि लोगों को रहने की अच्छी जगह भी मिल जाती है। उनको लगा कि शायद हम भी शाम के समय पहुंचे तो शायद हमने भी क्या कर रखी है, शराब पी रखी है, तो इसलिए लोगों ने हमें रहने से मना कर दिया। वरना जब गए थे तब अच्छी भली हमारी खातिरदारी हुई थी, लेकिन आते वक्त ऐसा नहीं हुआ। एक तो वो शाम के समय पहुंचे, दूसरा लोगों को लगा कि नहीं पीने वाला पड़ा होगा कोई, तो इसलिए उन्होंने रुकने से हमें मना कर दिया। कहते हैं हमें दूसरा, जब हम दोबारा आए तो हमें रहने का अच्छा स्थान नहीं मिला। तो बेटा यहाँ तक आपने पढ़ा है, इसको एक बार दोबारा पढ़ना, ठीक है। और किताब है आपके पास तो रीडिंग ध्यान से लगाना। कोई नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास या कभी भी आपकी ऑनलाइन जब क्लास लगेंगे तो हम आपको कोई भी डाउट होगा तो क्लियर कर देंगे। तब तक आप अपने पास किताब से पढ़िए। जिनके पास किताबें नहीं हैं वो मार्केट से खरीद लो, या स्कूल के नंबर हैं आपके पास, वहाँ पर आप बुक शॉप से पूछ लो, वहाँ से खरीद लीजिए, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे और घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपनों का भी ख्याल रखेंगे। पढ़ाई के प्रति सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे ही चला तो आपको पूरे साल इसी तरह से ईमानदारी से पढ़ना है। धन्यवाद।